गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम केशव सिंह। कल हमने टेंस टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, 30 मिनट की क्लास भी हो गई थी। टेंस में अपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे। उसके अपने 5 अंग पढ़े थे। 5 अंग कौन कौन से थे? कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म और शेष वाक्य। इन 5 भागों के बारे में एक एक से हमने विस्तार से समझा था और आपकी समझ में अच्छे से आया भी होगा, आपने रिवीजन भी किया होगा। यहाँ से आगे की क्लास को अब कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ से आगे अब अपन टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? वो मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहाँ से आगे अपन प्रेजेंट टेंस को चालू करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस को चालू करने से पहले ये देखते हैं कि तीनों के भी भाग होते हैं क्या, कितने कितने भाग होते हैं, टोटल टेंस कितने होते हैं। तो इस प्रकार से अपन एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखें, टेंस, ये मुख्य रूप से टेंस अपने कितने होते हैं? 3। पहला होता है अपना प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। फिर इन तीनों टेंसों के 4 प्रकार और होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर टेंस के 4 भाग। इस प्रकार से टोटल टेंस अपने 12 हो जाते हैं। अच्छा, वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपन एक बार। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। वो भी कौन कौन से होंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट को हटा करके बस पास्ट लगाना है। यही चारों पास्ट के होते हैं और यही चारों टेंस फ्यूचर के भी होते हैं। देखिए, पहला होगा इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। अपन को क्या करना है? बस पास्ट हटाना है, उसकी जगह क्या लगाना है? फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेबल आप बना सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां से आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे एक एक टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे पहले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? कोई भी अपने पास हिंदी वाला वाक्य है, उस टेंस को कैसे पहचाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है? तो उसकी अपने पास एक पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तब उसे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं।
लेकिन जो मैंने अभी पहचान बोली है वो थोड़ी सी अधूरी सी पहचान है। क्यों? मैं यहां पर कोई वाक्य लिखूं, सोहन बाजार जाता है, बाजार जाता है। मैंने अभी पहचान बताई थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द मिल जाएं तो वाक्य कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा। एक वाक्य में यहां पर एक और लिख रहा हूं, मेरी मां का नाम मालती है, मेरी मां का नाम मालती है। इस वाक्य के अंत में भी क्या आ रहा है? ती है। क्या ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा? जो आपने पहचान पहले से याद कर रखी है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द मिल जाए। इस वाक्य के अंत में भी ती है आ रहा है, क्या ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा? तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं होगा। ती है आ रहा है फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं होगा। तो ती है आ रहा है फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये मालती है वो कोई मुख्य क्रिया नहीं है। क्योंकि मुख्य इसकी पहचान ये होती है मुख्य क्रिया के अंत में ही ता है, ती है, ते है आना चाहिए। तो इस पहचान को अपन लिखें यहाँ पे, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो हूं आदि शब्द आते हैं, तब उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। ठीक है। तो अपने पास ये पहचान निकल के आई प्रेजेंट इंडेफिनेट की। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, मुख्य क्रियाओं के अंत में ये ता है, ती है, ते है शब्द मिलना चाहिए, तभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा, अन्यथा वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, मेरी माँ का नाम मालती है, तो यहाँ पर ती है मिल रहा है, फिर भी ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं है, क्योंकि ये ती ये नाउन है, कोई मालती संज्ञा है, न कि ये क्रिया है। एक वाक्य और लिखूं, सड़क पर कुत्ता है, इसके अंत में ता है आ रहा है, फिर भी ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कुत्ता क्या है? कोई संज्ञा है, न कि ये क्रिया है। एक वाक्य और लिखूं, ये सड़े पपीते हैं, ये सड़े पपीते हैं, ये भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं होगा। ये तीनों वाक्य प्रेजेंट टेंस के तो हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट के नहीं है। जब प्रेजेंट टेंस के क्यों है, इसको शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की एक पहचान बताई थी कि वाक्य के अंत में है, हूं, हो ये शब्द मिल जाए तो वाक्य कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस का होगा। लेकिन ये ता ती वाला सिस्टम है वो मुख्य क्रिया के अंत में ही होना चाहिए, तभी वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा। ये प्रेजेंट टेंस के नॉन वर्बियल सेंटेंस हैं तीनों, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो ये पहचान बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है। इसके बाद एक ये आई वाला मैटर है, इस पर थोड़ा मैं डिस्कस करता हूं आपसे। आई का मतलब होता है मैं, जो आई सब्जेक्ट होता है ये करता है, इसका अर्थ मैं होता है। इसको अब तक आप शायद पढ़ते आ रहे होंगे, आई बहुवचन करता होता है। आई माने मैं, इसको प्रेजेंट टेंस में बहुवचन मान लेते हैं, ये आपने ऐसा पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस में बहुवचन होता है, इसके साथ एम भी फर्स्ट लगाते हैं। नियम वगैरह भी पढ़ने से पहले, सेंटेंस बनाने से पहले इस आई वाले मैटर को क्लियर कर देता हूं कि ये बहुवचन होता है कि एक वचन होता है। ठीक है। ये आई सदैव एक वचन ही होता है। आई माने क्या होता है? मैं, ये सदैव एक वचन होगा, कभी भी बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि आई का अर्थ मैं होता है। और मैं अपने से बात करूं, मैं तो आप सभी को दिख रहा हूं, मैं
कितने आदमी हूं मैं, एक, और एक वचन की परिभाषा ये होती है कि एक आदमी तो एक वचन, तो उसको बहुवचन बोल ही नहीं सकती। ठीक है, अब ऐसे क्या आई को बहुवचन मान लेते हैं तो ये कोई गढ़ सब्जेक्ट तो है नहीं कि इसको हम अपन बहुवचन मान लेंगे, आई हमेशा एक वचन रहेगा। अब आपका एक प्रश्न और उठेगा, यदि आई एक वचन है तो उसमें फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम बी फर्स्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, उसको अभी अपन समझ रहे हैं, एम बी फर्स्ट का प्रयोग ही होगा, लेकिन आई एक वचन है, फिर वो नियम क्या है, कैसे है, क्या करते हैं, वो भी समझ रहे हैं अपन। ठीक है, अच्छा, कई लोग ये सोच रहे हो कि आई इन्होंने एक वचन कैसे सिद्ध कर दिया, कैसे कर दिया, तो एक और चीज बताऊं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हालांकि इन टेंसों को भी अपन आगे पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस में अपने पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, बाज एंड वर, बाज और वर। तो कर्ता आई के साथ हमेशा आप यूज करते होंगे पहले से, तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, बाज, और वहां पर एक नियम पढ़ते हैं, कर्ता एक वचन के साथ सहायक बाज लगाते हैं और बहुवचन के साथ बर लगाते हैं, तो वहां पर ये नियम अपने आप कह रहा है कि आई एक वचन है, इसलिए यहां पर क्या आता है, बाज। लेकिन प्रेजेंट टेंस में फिर क्या लफड़ा है, उसको अभी अपन समझ रहे हैं यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, ध्यान आपका इधर होना चाहिए जिससे समझ में आ जाए, क्योंकि यहां पर मैं बिल्कुल नियम अलग लिखने वाला हूं, जो आपने अब तक पढ़ा है उससे कुछ हटके लिखने वाला हूं, क्योंकि अब तुमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नियम पढ़ा है वाक्य बनाने का, वो क्या पढ़ा है, कर्ता एक वचन के साथ एम बी फर्स्ट में एस या ईएस लगाते हैं और कर्ता बहुवचन के साथ एम बी फर्स्ट लगाते हैं। इस नियम को मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, वो नियम क्या है, पहले अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य की बात कर रहे हैं, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य की पहचान तो आपको पता ही है, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर बताया जाती है, ये शब्द मिलेंगे। ठीक है, उसमें नहीं क्या इंटरोगे मतलब ऐसा कोई WH वर्ड वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, उनको साधारण वाक्य होगा। हाँ, तो देखिए सिंपल सेंटेंस, यदि अपने पास कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है, तब उसकी अंग्रेजी अपन कैसे बनाएंगे, उसका नियम लिख रहे हैं अपन, नियम कैसे बनाएंगे उसकी अंग्रेजी, दिए गए वाक्य में, दिए गए वाक्य में कर्ता, कर्ता यदि थर्ड पर्सन का, कर्ता यदि थर्ड पर्सन का एक वचन है, एक वचन है, तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ एम बी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, एम बी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखें नेक्स्ट, मैंने यहां पर एक नया सा नियम लिख दिया, ये दिए गए वाक्य में कर्ता यदि थर्ड पर्सन का एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ एम बी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें एक नई बात यह है कि थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, अपने पर्सन कितने होते हैं, तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पढ़े होंगे। सर्वनाम कहते हैं इनको, सर्वनाम, सर्वनाम में ये पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है या पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, व्यक्तिवाचक ना कह करके पुरुषवाचक सर्वनाम के में उसकी बात आ रही है। ये पर्सन को थोड़ा सा इधर देखें ना, फर्स्ट पर्सन में कर्ता कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी का नेम। इस नियम को इससे समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नेम, ये कर्ता आते हैं। मैंने यहां पर एक नियम लिखा है, यदि थर्ड पर्सन का कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस ई एस लगाते हैं। अभी अपन यहां पर सिर्फ थर्ड पर्सन को ही देखेंगे, बाकी किसी को नहीं देखेंगे। थर्ड पर्सन ये है अपना,
और ये थर्ड पर्सन के कर्ता हैं, ही सी इट दे नेम। आगे ये नेम कह रहा है कि थर्ड पर्सन का कर्ता कैसा होना चाहिए, एक वचन। इसमें से एक वचन कौन कौन से हैं उनको निकाल लो। ही माने हुआ है जो कि पुल्लिंग के लिए आता है, सी माने हुआ जो स्त्रीलिंग के लिए आता है, इट भी हुआ है, दे बहुवचन होता है, नेम होता ही है। कहने का मतलब इसमें से एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं, ही सी इट और नाम। ये चार कर्ता हैं, इनमें ही एमबी फर्स्ट में एस का प्रयोग होगा। बाकी कोई भी कर्ता है उसमें किसका प्रयोग होगा, एमबी फर्स्ट का प्रयोग होगा। दोबारा से समझें, यदि दिए गए वाक्य में कर्ता थर्ड पर्सन का एक वचन है, कहने का मतलब कर्ता या तो ही है या सी है या फिर इट है या फिर नाम है, तभी एमबी फर्स्ट में एस आएगा। बाकी कर्ता कोई भी आ जाए उसमें क्या लगाएंगे अपन, एमबी फर्स्ट लगाएंगे। अब बात करें दे आ जाए तो एमबी फर्स्ट, यू आ जाए तो एमबी फर्स्ट, बी आ जाए तो एमबी फर्स्ट, आई आ जाए तो एमबी फर्स्ट। तो आई के साथ भी अपन काय का यूज करेंगे, एमबी फर्स्ट का। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन एक आ रहा होगा कि सर कर्ता आई एक वचन है, फिर इसमें एमबी फर्स्ट क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो नेम अपने पास ये है क्योंकि अपन एमबी फर्स्ट में एस कौन से कर्ताओं के साथ लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के एक वचन कर्ताओं के साथ। बाकी का कोई भी कर्ता एक वचन बना रहे उसके साथ अपन एमबी फर्स्ट में एस नहीं लगाएंगे। आई एक वचन होते हुए भी एमबी फर्स्ट में एस नहीं लगा रहे हैं, कारण क्योंकि थर्ड पर्सन के एक वचन कर्ताओं के साथ ही एमबी फर्स्ट में एस आएगा, बाकी किसी भी कर्ता के साथ एस नहीं आता है। आई एक वचन है और एक वचन ही रहेगा, लेकिन एमबी फर्स्ट में एस नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि नेम अपना कहता है थर्ड पर्सन के एक वचन कर्ताओं के साथ ही एमबी फर्स्ट में एस आता है, बाकी किसी कर्ता के साथ नहीं आता। तो मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करें इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला का मतलब सूत्र या पैटर्न के हैं, इसके बाकी की अंग्रेजी अपन कैसे बनाएंगे। अच्छा एक बात और बताऊं, आपसे पूछूं, फॉर्मूला ये शब्द है, फॉर्मूला का जो प्लूरल है बहुवचन है वो क्या होता है, प्लूरल बहुवचन फॉर्मूला का। तो कई लोग सोच रहे हैं फॉर्मूला का फॉर्मूलाज एस वगैरह लगा दें इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला का बहुवचन होता है फॉर्मूले, फॉर्मूला का बहुवचन फॉर्मूले होता है। ठीक है, इसकी बात करें सूत्र की पैटर्न की, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। हालांकि जो भी मैटर मैंने अभी समझाया वो सारा समझ में आ जाएगा। आपने जो नियम याद कर रखा है पहले वो ये किया है कि कर्ता एक वचन के साथ एमबी फर्स्ट में एस लगाते हैं और बहुवचन के साथ एमबी फर्स्ट लगाते हैं। तो थोड़ा सा इसको भूल करके इसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, देखें सबसे पहले लगाएं सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में अपन कर्ता बोलते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में अभी अपन एस या ईएस लगाएंगे। एस या ईएस कब लगाएंगे, जब अपना कर्ता थर्ड पर्सन का एक वचन होगा। कहने का मतलब ये चार कर्ता है अपने पास, बस कौन कौन से, ही सी इट और किसी का नाम। इन चार कर्ताओं के साथ ही एमबी फर्स्ट में या तो एस आएगा और ईएस आएगा। वो भी एस कब आता है, ईएस कब आता है, इसकी भी चर्चा अपन कर रहे हैं अभी नीचे। ईएस कब आएगा, एस कब आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जिसे अपन कर्म बोलते हैं। उसके बाद अदर वर्ड, जिसे शेष वाक्य, प्लस फुल स्टॉप। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। सबसे पहले वाक्य में से कर्ता निकालेंगे, कर्ता निकालना आप लोग सीख ही गए हो। उसके बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे, मुख्य क्रिया भी निकाल लेते हो, ऑब्जेक्ट कर्म भी निकालना सीख गए हो। अदर वर्ड, अदर वर्ड में इनके अलावा जो कुछ भी बचेगा, कितना भी बड़ा वाक्य हो वो अदर वर्ड में आ जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक वाक्य से समझने की कोशिश करें, ठीक है, इसको अपन एक वाक्य से समझ रहे हैं। जैसे राजू फल बेचता है, राजू फल बेचता है। अपने सामने वाक्य हो आने के बाद तुरंत अपन को देखना है कि टेंस कौन सा है। अब टेंस की पहचान अपन कहां से करते हैं, वाक्य के अंत से। वाक्य के अंत में देखो, वाक्य के अंत में क्या मिल रहा है, ता है, ता है। फिर उसके बाद ए और देखना है कि मुख्य क्रिया है या नहीं। बेचना मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, तो ये वाक्य कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस का अपने पास ये फॉर्मूला लिखा है, इसमें देखते जाओ, बनाते जाओ कैसे क्या करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट कर्ता, और इस वाक्य में कर्ता क्या है, कर्ता अपन ने कल सीख लिया है। फल कौन बेच रहा है, राजू, राजू कर्ता हो गया, ये कर्ता हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया की बात करें, मुख्य क्रिया कहाँ मिलेगी, वाक्य के अंत में,
ये क्या है, मुख्य क्रिया बेचना, मुख्य क्रिया बेचना। अब ये बचा है वो क्या है, कर्म। वैसे तो कर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बच गया शब्द वो कर्म ही होगा। क्यों, मैं यहां पर एक वाक्य लिख रहा हूं, जैसे मैं आगरा जाता हूं, मैं आगरा जाता हूं, इसमें मैं आपसे बात करूं तो ये क्या करता है, ये मुख्य क्रिया है। अब आप लोग कहेंगे बचा है वो कर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये आगरा कर्म नहीं है। कर्ता निकला या मुख्य क्रिया निकला, ये कर्म नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, स्थान सूचक शब्द है, ये कर्म नहीं है। अदरवाइज शेष वाक्य में आएगा ये शेष वाक्य, क्योंकि कर्म निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी वो, कि प्रश्न में क्या लगा के प्रश्न करो, आंसर मिल जाए तो कर्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या से नहीं मिले तो किसी से मिल जाएगा, किसी से भी नहीं मिलेगा तो फिर उसमें कर्म नहीं होगा। राजू क्या बेचता है, फल, आंसर मिल गया आपको तो ये कर्म हो गया। इसमें प्रश्न करें, मैं आगरा जाता हूं, मैं क्या जाता हूं, आंसर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा होगा। मैं किसे जाता हूं, फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो फिर इसमें ये कर्म नहीं है, ये शेष वाक्य है। ठीक है, देखें तो अपने पास कर्ता भी आ गया, मुख्य क्रिया भी आ गई, कर्म भी आ गया। इसमें से देख के आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी है, कर्ता की। तो कर्ता क्या है, राजू। उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है, बेचना, बेचना की अंग्रेजी होती है सेल, SELL। अब उसमें एस या ES और लगाना है, तो अभी फिलहाल इसमें एस लगाएंगे। ES के रूल्स में लिखाऊंगा, ES कहाँ लगाना है, कौन सी मुख्य क्रिया में ES लगेगा। ठीक है, तो कर्ता थर्ड पर्सन का एक वचन है क्या, ये राजू। अभी थर्ड पर्सन में मैंने आपको बताया था ही, सी, इट, दे और नेम। थर्ड पर्सन में ये कर्ता आते हैं, जिसमें से अपन के पास ही, सी, इट और नेम, ये चार कर्ता ऐसे हैं जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा MB फर्स्ट में एस या ES आएगा। तो नाम थर्ड पर्सन का एक वचन है, इसलिए ऐसे ES आएगा, तो लगा दिया अपन ने एस। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अपन को क्या लिखना है, देख लो सूत्र में से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फल। अब राजू फल बेचता है तो फ्रूट्स। अब इसमें मैंने एस क्यों लगाया है, ऐसा नहीं कि मैंने ES लिखा दिया इसलिए एस लगाया है, क्योंकि फल बेच रहा है तो एक तो बेच नहीं रहा हो, एक फल को लेके बैठ गया ठेले पे कि फल ले जाओ, तो बहुत सारे फल बेच रहा हो, इसलिए मैंने इसको बहुवचन बना दिया, फ्रूट्स। क्लियर। और देखें, मोहिनी रसोई घर में चावल पकाती है, चावल पकाती है। वाक्य के अंत में दें क्या है, टी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वाक्य, सिंपल सेंटेंस है। वही फॉर्मूला अपने पास, सब्जेक्ट MB फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, मोहिनी। वाक्य में काम करने वाला कौन है, चावल कौन पका रहा है, मोहिनी। उसके बाद मुख्य क्रिया वो क्या है, पकाना है। उसके बाद कर्म कैसे निकालेंगे अपन, मोहिनी रसोई घर में क्या पकाती है, चावल। ये कर्म हो गया, ये मुख्य क्रिया हो गई। और ये अपने पास कर्ता, मुख्य क्रिया और कर्म निकालने के बाद जो भी कुछ शब्द बचते हैं वो क्या में आते हैं, शेष वाक्य में आते हैं। तो ये क्या है, शेष वाक्य। फिर क्या रख दो सीधे सीधे। मोहिनी कर्ता, उसके बाद क्या आएगा, MB फर्स्ट। MB फर्स्ट पकाना की अंग्रेजी होती है कुक, और कुक में क्या लगाएंगे अपन, एस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन का एक वचन, कुक्स। उसके बाद क्या पका रहे हैं, कर्म। चावल की अंग्रेजी होती है राइस। उसके बाद शेष वाक्य, कहाँ पका रहे हैं, रसोई घर में। अब यहां पर प्रीपोजिशन में इसके लिए इन आता है, इन द किचन। और देखें, तुम रोजाना क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो। नेक्स्ट, मैं सुबह नाश्ता लेता हूं, मैं सुबह नाश्ता लेता हूं। इन दोनों वाक्य को देखें एक बार। ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा।
इस वाक्य का कर्ता क्या होगा? तुम। क्रिकेट कौन खेलता है? तुम। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। अब ये रोजाना बचा है वो क्या होगा? शेष वाक्य होगा ये। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। उसके बाद मुख्य क्रिया खेलना की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। अच्छा, इसमें एस या ई एस आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कर्ता यहां पर यू है, क्योंकि एस या ई एस कहां आता है? मात्र थर्ड पर्सन के एक वचन कर्ता के साथ। ये तो थर्ड पर्सन का ना एक वचन है, बहुवचन थर्ड पर्सन का कर्ता ही नहीं है, इससे अपन को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद कर्म। कर्म क्या है? क्रिकेट। उसके बाद अदर वर्ड, क्रिकेट डेली, फुल स्टॉप। इसको देखें, इसमें कर्ता क्या है? मैं। मुख्य क्रिया लेना। कर्म क्या है? नाश्ता। और ये सुबह वो क्या है? शेष वाक्य। तो सबसे पहले कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? लेना की अंग्रेजी होती है टेक। अब इसके साथ एस या ई एस आएगा क्या? आप सोच रहे होंगे आपने सर ने मतलब क्या है कि एक वचन कर दिया तो इसके साथ एस लगा दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने तो थर्ड पर्सन के एक वचन कर्ता के साथ एस या ई एस लगाना सीखा है, और ये आई कर्ता थर्ड पर्सन का नहीं है। एक वचन तो है लेकिन थर्ड पर्सन का नहीं है, इसलिए इसके साथ एस या ई एस कुछ भी नहीं आएगा। मात्र क्या आएगा? एम भी फर्स्ट आएगी, टेक। उसके बाद नाश्ता की अंग्रेजी होती है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कब? सुबह, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अभी इसमें क्या है? एस या ई एस वाला जो कंसेप्ट है, क्योंकि कर्ता अपना थर्ड पर्सन का एक वचन है तो उसमें अपन एस भी लगाते हैं, कभी ई एस लगाते हैं। तो एस कब लगाएंगे, ई एस कब लगाएंगे, इसको आगे कल समझेंगे। और इसी प्रकार से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 7-8 क्लास में अपने टेंस क्लियर हो जाएंगे, धीरे धीरे करके ऐसी सारी ग्रामर क्लियर हो जाएगी। रोजाना लाइव आए, लाइव जुड़ें और अपनी रेगुलरिटी बना लें, नोट्स बनाते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।